नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। महोबा से बड़ी खबर आ रही है। यहां बोरवेल में 4 साल का बच्चा गिर गया। रेस्क्यू उसका किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर भी मौजूद हैं। 2 जेसीबी मशीन खुदाई कर रही हैं। डीएमएसपी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बुधौरा गांव में यह हादसा हुआ है। तो 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है। और देखिए, बोरवेल आपने देखा होगा, लापरवाही की कई बार वजह होते हैं। आप देखते हैं कि कई बार कई जगहों पे बोरवेल खुला छोड़ दिया जाता है, कई बार सीवर के ढक्कन खुले रह जाते हैं और बच्चे अक्सर इसका शिकार हो जाते हैं। अब महोबा में ये जो है 4 साल का बच्चा इसमें गिर गया, उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। मनोज ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, ये बच्चा कब गिरा, कितना वक्त हो चुका है, क्या है पूरी खबर? जी हाँ, जैसा कि बता दूं, कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बुधौरा गांव की पूरी घटना है, जहां पर एक मां अपने मासूम के साथ खेत में काम कर रही थी। तभी ये 4 वर्षीय मासूम जो घनेंद्र है, वो खेलते खेलते बोरवेल के पास चला गया और उसमें जा गिरा। इसके बाद जैसी सूचना इस बात की परिजनों ने रात की उस बच्चे की, तो वो नहीं मिला, तो देखा गया कि बच्चा उसमें गिर गया। उसकी तो आवाज जैसे आई तो पुलिस और प्रशासन को इस बात की सूचना दी गई। अलबत्ता चूंकि डीएम और एसपी द्वारा तुरंत इस घटना का मॉनिटरिंग की जा रही है और इस बात को लेकर वहां पर जीसी मशीन से खुदाई का कार्य किया जा रहा है। और ये प्रशासन का दावा है कि जल्द से जल्द हम बच्चे को बचाने में कामयाब होने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लखनऊ से रवाना हो गई है घटनास्थल के लिए। जीनत, और फिलहाल यहाँ पर परिवार वालों में बहुत ही ज्यादा कोहराम मचा हुआ है, बहुत परेशान है परिवार के लोग, चूंकि एक 4 वर्षीय मासूम से जुड़ा एक पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक आलाधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जी जीनत, बहुत शुक्रिया। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। परिवार घबराया हुआ है, वो लाजमी भी है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा डर बढ़ता जाएगा, क्योंकि बच्चे की जिंदगी पर बात आती हुई नजर आती है। लेकिन कोशिश हो रही है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। बड़ी खबर बरेली से आ रही है। लव जिहाद के मामले में गिरफ्तारी हुई है। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उवैश इसका नाम है। बरेली में दर्ज हुई थी लव जिहाद की पहली एफआईआर। रिचा रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तार हुआ है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जब यह खबर सामने आई थी तो न्यूज 18 ने इसे प्रमुखता से दिखाया था और अब उवैश की गिरफ्तारी हो चुकी है। और एक और बड़ी खबर बरेली से ही आ रही है। लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। दरगाह आला हजरत ने जारी किया फतवा। बरेली में लव जिहाद की पहली एफआईआर के बाद ये फतवा जारी हुआ है। फतवे में जबरन निकाह को बताया गया है नाजायज। दूसरे धर्म की युवती से जबरन निकाह नाजायज है। हालांकि निकाह तो वैसे भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, इसी वजह से मर्जी जो होती है, जो पूछा जाता है, उसकी मर्जी का आप ये देखते हैं कि ये हक दिया गया है। और यहां पर यह फतवा जारी हुआ है कि इस तरह की जो शादियां होती हैं जिसमें जबरदस्ती का आरोप लगता है वो नाजायज होती हैं, यानी कि इस्लामी तौर पर इसे हराम माना जाता है। तो दरगाह आला हजरत ने यह फतवा जारी किया है। हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, फतवा सामने आया है, किसी ने फतवे की मांग की थी और इस फतवे में बड़ी बातें क्या कही गई हैं? देखिए जीनत, ये पूरा मामला बरेली के दरगाह आला हजरत से जुड़ा है। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली में सबसे पहले एफआईआर लिखी गई थी। उसके बाद कुछ मुस्लिम धर्म लोगों ने इस बात का विरोध किया कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। इसी को लेकर मौलाना इंतजार अहमद, सुन्नी उलेमा जो काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने दरगाह से फतवा मांगा और फतवा में ये मांग की गई कि क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज इस्लाम में है। तो उसके बाद जब फतवे का जवाब दिया गया तो उसमें कहा है कि इस तरीके के किसी भी अपराध की जो सजा है वो पहले से ही इस्लाम में है और इस्लाम में किसी भी लड़की का निकाह उसकी बिना मर्जी के नहीं हो सकता, ये नाजायज है, ये हराम है। इसको लेकर के जो फतवा अब जारी किया गया है, उनका कहना है कि जो लोग धर्म की आड़ में इस तरह का कृत्य करते हैं, हम ऐसे लोगों को खारिजा करते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब कानून बना है उसका असर भी अब धरातल पर दिखने लगा है। पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। उधर मुस्लिम धर्मगुरु भी अपने धर्म को साफ और पवित्र करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ
खड़े होने शुरू हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बिना मर्जी के अगर निकाह होता है तो वो वैसे ही नाजायज कहलाता है इस्लाम के मुताबिक भी, और उस लिहाज से अगर आप इस तरह से जबरदस्ती निकाह करते हैं तो वो भी देखिए, आप कानून जो है वो भी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा क्योंकि ये अपराध है, और दूसरी तरफ से आपका निकाह भी जायज नहीं है। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, माफिया अतीक के करीबी पर शिकंजा। अतीक के गुर्गे बली पंडित के भाई पर केस दर्ज हुआ है। करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है। पीडीए की जांच में यह खुलासा हुआ। बली के भाई हिमांशु त्रिपाठी पर आरोप लगा है कागजों में हेरफेर कर कब्जाई करोड़ों की जमीन। सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, कुल मिलाकर ये जो चेन है पूरी, पुलिस सख्ती से इन तक पहुंचती जा रही है और ये बड़ी कार्रवाई उसी का एक एग्जाम्पल। जी, निश्चित तौर पर माफिया अतीक अहमद के खिलाफ शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। उनकी 1 दर्जन से ज्यादा जो अवैध संपत्तियां हैं उनको जो है जमींदोज किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कई संपत्तियां ऐसी हैं जिनको कुर्क भी किया गया है, और अब उनसे जो जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पीडीए की जांच में ये बात सामने आई थी कि सरकारी जमीन पर बली पंडित का भाई, उसने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। जांच में इस बात की पुष्टि होने के बाद बली पंडित के भाई के खिलाफ धूमनगंज थाने में, जिसका नाम हिमांशु त्रिपाठी है, उसके खिलाफ एक मुकदमा पीडीए की ओर से दर्ज कराया गया है जमीन कब्जाने का। और इसमें यह आरोप है कि अतीक अहमद के दबंगई और रसूख का इस्तेमाल कर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। ये जमीन धूमनगंज थाना क्षेत्र के उमरपुर नीवा इलाके में है, जिसको फर्जी तरीके से कब्जा किया गया है। अब पुलिस ने इसमें कार्रवाई शुरू कर दी है। अब हिमांशु त्रिपाठी की पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि बली पंडित को हाल में ही एक दूसरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मेरठ में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष का एक वीडियो सामने आता है। वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। मामूली विवाद हुआ और 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव किया गया, साथ ही लाठी डंडे भी चले और फायरिंग भी हुई। पुलिस ने पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उधर शामली में दिन दहाड़े हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। यहां गागौर गांव के पास एक कार चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक राजकुमार शर्मा का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला और पास के खेत में उसकी कार बरामद हुई। कार में शराब की बोतलें भी मिली, जिससे कार में कई लोगों के सवार होने की आशंका भी जताई जा रही है। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीमें गठित कर दी है। रेनू आया दरगापुर के। अच्छा, उन्हें साथ लिए घूम रहे थे? साथ घूम रहे थे। तो दारू वारू की बोतल भी मिली गाड़ी में? कुछ क्या ड्रिंक कर रहे थे? अच्छा, उन्हीं के साथ था ये? हाँ, तो वे बुक कर रखी थी उन्होंने। जहाँ तक अभी सूचना प्राप्त हुई है, ये गाड़ी जो है एक अपने परिचित की गाड़ी ये चलाते थे। राजकुमार शर्मा इनका नाम है, जिंजाना के रहने वाले हैं। और रात में ये गाड़ी दिन में ही लेके अपने मित्र से मिलने गए थे और सुबह इनकी डेड बॉडी पाई गई है। बाकी सब इसकी ट्रेस कराई जा रही है, किस किस से कब कहाँ मिले थे और ये घटना कहाँ हुई है। ये सब छानबीन गहराई से भी चल रही है। और शहनवाज राणा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शहनवाज, इस पूरी खबर में क्या अपडेट है? पता चला कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? देखिए, बिल्कुल ये ना था, अभी तक किसी भी आरोपी का अभी तक पता नहीं लग पाया है। पुलिस हर पहलू से इस मामले की तलाश कर रही है। ये जो पूरा मामला है जिंजाना क्षेत्र के ऊन क्षेत्र का है। गागौर गांव के निकट चालक का शव पड़ा मिला था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिससे पता चला कि चालक की गोली मारकर हत्या की गई है। अज्ञात बदमाश हत्या कर फरार हो गए हैं। कार जो है वो किसी एक परिचित की वो चलाता था और अपने दोस्तों के यहाँ किराए पर लेकर गया था। परिजनों का शक है कि जो दोस्त इसके साथ में गए थे वो शराब का सेवन भी करते थे और वही उसके साथ थे। हत्या का शक दोस्तों पर जा रहा है, लेकिन पुलिस फिर भी हर पहलू से जांच कर रही है। अभी तक हत्या के कारणों का कोई पता नहीं लग पाया है। पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठा दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन हत्या का शक दोस्तों पर ही जा रहा है, ये जानकारी सामने आई है। और आजमगढ़ के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे की फेसबुक आईडी को हैक कर परिचितों से मदद के नाम पर रुपए की मांग की गई है। इस बात की जानकारी जब डीआईजी को हुई तो वो हैरान रह गए। डीआईजी ने स्वयं मैसेज पोस्ट कर अपने लोगों से जानकारी शेयर की। फेसबुक आईडी पर डीआईजी के काफी फॉलोअर्स हैं। ऐसे में अपराधी बड़ा हाथ मारना चाहते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वैसे आप ये सोचिए कि डीआईजी की प्रोफाइल अगर सेफ नहीं है तो फिर आम लोगों के साथ कितनी दिक्कतें हो सकती हैं, सोचकर देखिए। इसका असर यह हुआ कि तत्काल प्रभाव से बहुत सारे लोगों ने
उस प्रोफाइल को फेसबुक पर रिपोर्ट किया और वो प्रोफाइल आधे घंटे के भीतर ही फेसबुक से गायब हो गई, यानी ब्लॉक कर दी गई। लेकिन निश्चित रूप से जिसने भी इस प्रकार का कार्य किया है, ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है। मेरी तरफ से इसमें कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। साथ ही साथ लोगों से भी मेरी ये अपील है कि वह सदैव सजग रहें। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कुछ जानकारी मिल पाई, कौन थे हैकर? जी जीनत, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, कुछ साइबर अपराधियों पर हाथ पांव मारकर तीरंदाज बनने वाली आजमगढ़ पुलिस को साइबर अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। जहां आजमगढ़ के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे के नाम से फेक आईडी बनाई जाती है, उनके करीबियों को रिक्वेस्ट भेजा जाता है, उसके बाद पैसे की मांग की जाती है। इस बात की जानकारी जब डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे को होती है तो अवाक रह जाते हैं और तत्काल जो है उस आईडी को संज्ञान में लेते हैं और साइबर टीम को जो है निर्देश देते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस आईडी को पहले ब्लॉक कराया जाए, उसके बाद पता किया जाए कि आईडी को क्रिएट किसने किया है। फिलहाल अभी तक आजमगढ़ पुलिस उस साइबर अपराधी के पकड़ से काफी दूर है। हालांकि इस अपराधी को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। एसपी सिटी को कमान सौंपा गया है, उनके नेतृत्व में जो है साइबर अपराधी की तलाश की जा रही है। फिलहाल आजमगढ़ पुलिस की पकड़ से पूरी तरीके से साइबर अपराधी दूर है और एसपी का दावा है कि जल्द ही इस अपराधी को गिरफ्तार कर एक्सपोज कर दिया जाएगा। लेकिन साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। वैसे बरेली में शादी पार्टियों में चोरी करने वाला गैंग सक्रिय हो गया। इस गैंग के लोग शादी में मेहमान बनकर आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बरेली के प्रेमनगर इलाके की ये खबर आती है। यहाँ पे शादी में मेहमान बनकर आया एक नाबालिग बच्चा गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो जाती है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। उसमें एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल के आसपास में लग रही है, सीसीटीवी फुटेज में आया कि एक बैग लेकर जा रहा है, जिसमें वादी के द्वारा ये बताया गया है कि उसमें उनके कुछ सोने के ज्वेलरी थी और कुछ रुपए थे, जिसको वो चुरा कर ले गया है। वादी के द्वारा थाने पर तहरीर दे दिया गया है, उस पर मुकदमा पंजीकृत करेंगे और सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य के आधार पर इसमें हम जल्द से जल्द उस सामान को बरामद करने की कोशिश करेंगे और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी हम उसे सुनिश्चित करवाएंगे। बुलंदशहर में चोरों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला नगला कोठी से सामने आता है। चोरों ने एक क्रॉकरी के कारखाने में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है। चोर कारखाने की छत काटकर घुसे और नकदी और एलसीडी समेत कई सामान उठा ले गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। जब मैं आया देखा तो पूरा ऑफिस और सब सामान फैला हुआ पड़ा है। ये सब क्या क्या चोरी हुआ? इसमें मेरे इन्वर्टर बैटरी ले गए हैं और 25,000 रुपये कैश था इसके अंदर और एक एलईडी और फिटिंग हमारी जो पीतल की फिटिंग लॉक में होती है वो है। लगभग कितने की चोरी है? मतलब है 1.5-2 लाख रुपए की। आगरा में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश बबलू पर हत्या के प्रयास के मामले में ये फरार चल रहा था। इसके अलावा सिपाही की हत्या के मामले में भी उसकी तलाश थी। इस पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। खनन माफिया द्वारा सिपाही की हत्या में शामिल होने के खुलासे के बाद पुलिस लगातार उसकी घेराबंदी कर रही थी। गत माह नवंबर में थाना खेरागढ़ में एक कांस्टेबल की हत्या खनन माफियाओं के द्वारा की गई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज करते हुए उस घटना का अनावरण किया गया और जो मुख्य सरगना एवं उनके साथी थे उनको गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। उसी मुकदमे में उस मुख्य सरगना खनन माफिया के सहयोगी और 25,000 के इनामी बबलू नाम का जो अपराधी था उसे थाना जगनेर के द्वारा जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सोनभद्र के निपराज गांव में खेत में भैंस घुसने के विवाद में दो परिवारों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। लाठी डंडों से वार किया गया एक दूसरे पर। एक बुजुर्ग जख्मी हो गए। इसके इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। मारपीट में दोनों तरफ से 6 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। शुरू तो उन्हीं लोग के घर पर हमारे आए, हम लोग आग जला के बैठे हुए थे। कौन कौन लोग थे? हीरा यादव थे, प्रमोद यादव थे, बद्री यादव थे। तो क्या हुआ उसमें? उसमें श्री यादव का डेथ हो गया।
अच्छा, कैसे हमला किया दोनों किस चीज़ से? वो लोग टंगारी वार किए हैं। ग्राम निपराज में कल लगभग 9:30 बजे रात के लगभग यादव परिवारों के मध्य भैंस खेत में और खलिहान में जाने को लेकर के वाद विवाद हुआ था, जिसपे आपस में लाठी से 4 अभियुक्तों द्वारा श्री यादव जो 50 वर्षीय थे उनको चोटें आई थी। वहां से हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। टीमें बनाई गई हैं, दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही हम अभियुक्तों की नियमानुसार गिरफ्तारी करके अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। मेरठ के मुबारकपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 12 ग्रामीणों को रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों से 2 लाख से लेकर 20 लाख तक की रकम मांगी गई थी और इन ग्रामीणों के घरों के बाहर पर्चे फेंके गए। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस इसे शरारती तत्वों की करतूत मान रही है, लेकिन इस घटना से ग्रामीण डरे हुए हैं। ये थाना भावनपुर के मुबारकपुर गांव का प्रकरण है, जिसमें किसी एक शरारती व्यक्ति ने कई घरों के सामने कुछ पर्चे फेंक दिए थे, जिसकी जब मौके पर SHO भावनपुर गए हैं वो जांच कर रहे हैं और जल्द ही निस्तारण करके उसको वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के अमरपुर गांव में गौकशी की घटना से हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी फैल गई है और उन्होंने खानपुर थाने में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। 4 दिन पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन एक बार फिर से वारदात होने से हिंदूवादी संगठनों में नाराजगी है और उन्होंने पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। 4 दिन पहले 3-4 दिन पहले रोज घटना हुई थी, यहीं पे घटना हुई थी इसी क्षेत्र में। हाँ जी, इसी क्षेत्र में हुई थी और इसमें गैंग है कम से कम 10-12 लोगों का, फिर भी पुलिस निराशाजनक कार्य कर रही है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ सीसामऊ थाना क्षेत्र के हीरागंज इलाके में फर्नीचर गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम में मौजूद लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही है। ये गोदाम घनी बस्ती में है, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य में भी दिक्कत हो रही है। इधर श्रावस्ती में भी अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब भिनगा मार्ग पर गुलेरा गेस्ट हाउस के पास बाइक सवार 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक 7 महीने का बच्चा जख्मी हो जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। थाना भिनगा क्षेत्र में गुलरा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के सामने एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस बल व मैं स्वयं मौके पर पहुंचे। बाइक सवार एक पुरुष व 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से। 6-7 माह का एक बच्चा, जिसे हॉस्पिटल भी भेजा गया, सुरक्षित है। शवों को PM हाउस भेजा गया है। मृतक की शिनाख्त रामचरण सनाफ कन्हई निवासी सिसवा थाना सिरसिया के और उनकी पत्नी व बहन के रूप में हुई। परिवारों में सास बहू के झगड़े होना आम बात है, लेकिन बहराइच में एक बहू ने अपनी सास को जिंदा जलाकर मार डालने की कोशिश की। उसका मकसद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब बहू सलाखों के पीछे है। पूरा मामला। लालच जब हदें पार कर जाता है तो रिश्तों पर भी भारी पड़ने लगता है। जमीन के लालच में रिश्तों को कलंकित करने वाली ऐसी ही एक वारदात बहराइच में सामने आई है। यहाँ के सुजौली इलाके में एक बहू ने अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर अपनी सास को ही जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया। आरोपी बहू कुसुमावती का अपनी सास गुत्ती देवी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बहू जमीन में हिस्सा चाहती थी और जल्द चाहती थी और इसी जल्दबाजी का नतीजा हुआ कि सास को ही मार डालने की योजना बना डाली। फिलहाल गुत्ती देवी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ये अपने लड़की के यहाँ रहती थी, इनके यहाँ खेत में गई थी, खेत में काम कर रही थी। इनके पास 11 बीघा खेत रहा है, 5 बीघा अपने लड़की को दे दिए। जब वो सेवा सत्कार नहीं कर पाई तो अपने लड़की के 5 बीघा दिए और 1 बीघा ही बेच करके अभी तक खर्चा करीन है। और इसके बाद में 5 बीघा रहा है अपने पोता के दे खातिर रहा है, मगर ये तत्काल लेने के कारण यह जमीन के इन्होंने जला दिया।
मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने आनन फानन में घटना स्थल का निरीक्षण किया और आरोपी बहू कुसुमावती और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू की। सास बहू में लगातार झगड़ा होता रहता था प्रॉपर्टी को लेकर। कुसुमावती और पीड़िता में जब बात नहीं बनी तो कुसुमावती ने अपने बच्चों के साथ ये घटना कारित की है। इस संबंध में धनीराम पाल जो उनके दामाद हैं, उनकी तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 143/20 धारा 326, 307 एवं 329 IPC कायम किया गया है तथा आरोपी कुसुमावती और उनके पोते मोहित को गिरफ्तार किया गया है। जमीन के लालच में अंधी बहू अब सलाखों के पीछे है। एक परिवार भी बर्बाद हुआ और रिश्ते भी कलंकित हुए, यानी माया मिली न राम। न्यूज़ 18 के लिए बहराइच से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।